हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्रिएटिव क्लासेस के में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले टॉपिक द ह्यूमन एयर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मद्देनज़र से। और ये टॉपिक जो है हमारे साइंस में क्लास 8 में मिल जाता है चैप्टर साउंड में, और फिजिक्स में मिल जाता है क्लास 9 में सेम चैप्टर साउंड में। तो आइए देखते हैं कि ह्यूमन एयर में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ह्यूमन एयर होता क्या है, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, फिर वो वर्किंग कैसे करता है। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एयर। ह्यूमन एयर होता क्या है? ह्यूमन एयर जो है हमारा एक ऑर्गन है। जैसे कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स में से एक सेंस ऑर्गन होता है ह्यूमन एयर। अब ह्यूमन एयर में क्या होता है कि ये हमारा किसी भी साउंड को रिकॉग्नाइज करता है। अब ह्यूमन जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ज से होती है। 20 किलो हर्ज या 20,000 हर्ज कह सकते हैं, ये 20,000 हर्ज कह सकते हैं। तो इतने रेंज की फ्रीक्वेंसी जब आएगी साउंड वेव्स की, तभी इंसान क्या कर पाएगा? इसको सुन पाएगा, अदरवाइज इंसान इसको सुन नहीं पाएगा। तो ह्यूमन एयर क्या हो जाता है? ह्यूमन एयर हमारा एक सेंस ऑर्गन है जो रिकॉग्नाइज करता है साउंड वेव्स को, और वो हमको क्या करता है? ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को, जो ब्रेन क्या करता है? साउंड को रिकॉग्नाइज करता है। तो ह्यूमन एयर इज़ वन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन which gives us sensation of hearing, जो हमें सुनने में क्या करता है? हेल्प करता है। ये हो गया ह्यूमन एयर का डेफिनेशन। आगे देख लेते हैं ह्यूमन एयर का कंस्ट्रक्शन में क्या होता है। ह्यूमन एयर के कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इस ह्यूमन एयर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हो गया आउटर एयर। आउटर एयर में हमारा हो जाएगा पिन्ना, जो कान के बाहर दिखता है इंसानों के। उसके बाद क्या होता है? एयर कैनाल, जो 2 से 3 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर तक लंबा होता है ये नली। और इस नली के बाद हमारे पास हो जाता है, इस नली के बाद हमारे पास हो जाता है एयर ड्रम। एयर ड्रम क्या होता है? ये लेदर का बना हुआ होता है, जैसे हम लोग ढोल वगैरह शादी में देखते हैं उसी तरह का बना हुआ होता है। और उसके बाद एयर ड्रम के बाद जस्ट कनेक्टेड होता है हमारी 3 छोटी छोटी काफ़ी टिनी बोन्स, जिसको हम लोग मिडिल एयर में डिवाइड करते हैं। ये जो 3 बोन्स होते हैं, सबसे पहला होता है हैमर, उसके बाद होता है एनविल, और तीसरा होता है स्टेरप। ये 3 हड्डियाँ एक दूसरे में क्या करता है? कनेक्टेड होते हैं। और एक दूसरे से कनेक्टेड होने के बाद ये क्या करता है? फिर जाके अगला जो हमारा ड्रम होता है, जो लेदर का बना हुआ होता है, जिसको ओवल विंडो कहते हैं, उसमें जाके पहुंचता है। और ओवल विंडो के बाद क्या हो जाता है? ओवल विंडो के बाद जस्ट ओवल विंडो फिर कनेक्टेड होता है एक पार्ट से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉक्लिया कहते हैं। ये कॉक्लिया जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और कॉक्लिया में जितनी सारी चीज़ें होती हैं उनको इनर एयर कहा जाता है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख सकते हैं ह्यूमन एयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, जैसे आउटर एयर, मिडिल एयर एंड इनर एयर। अब एक पार्ट जो होता है, एक पार्ट में पिन्ना, एयर कैनाल और एयर ड्रम होता है। उसके बाद अगला जो पार्ट होता है हमारा, अगला पार्ट में होता है हैमर, एनविल, स्टिरअप, तीनों हड्डियाँ। उसके बाद ये ऑस्टेचियन ट्यूब होता है, जो हमारे क्या होता है? जाके थ्रोट में मिलता है। ये जो ट्यूब यहाँ दिखाया गया है, ये जाके हमारे गले में मिलता है। जो इस पोर्शन का, ये जो क्लोज पोर्शन होता है, इस पोर्शन में प्रेशर बनाए रखने में, सही से ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में, और इसको ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर ना बढ़ जाए, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसके बाद अगला जो पार्ट होता है, लास्ट पार्ट, इसमें क्या होता है? जो भी हमारे वाइब्रेशंस जिसको रिकॉग्नाइज करता है ह्यूमन एयर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है। वो किस तरह होता है आगे हम लोग देखेंगे वीडियो में। और वो सिग्नल्स ये ऑडिटरी नर्व्स क्या करते हैं? ये ब्रेन में भेज देते हैं, फिर ब्रेन पहचान लेता है कि हमारा सिग्नल है क्या। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन एयर और ह्यूमन एयर का कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या क्या होता है? पिन्ना होता है, एयर कनाल होता है, एयर ड्रम होता है, 3 छोटी छोटी हड्डियाँ, हैमर, एनविल, स्टिरअप होता है, फिर उसके बाद ओवल विंडो होता है। ओवल विंडो के साथ साथ इससे पहले यहाँ पे मिडिल पार्ट में ऑस्टेचियन ट्यूब होता है, जो थ्रोट में जाके मिलता है। उसके बाद लास्ट में फाइनली कॉक्लिया होता है। कॉक्लिया में लिक्विड्स पाए जाते हैं। ये जो लिक्विड्स पाया जाता है, ये 2 तरह का लिक्विड्स पाया जाता है। एक को कहते हैं एंडोलिम्फ और दूसरा को कहते हैं पेरिलिम्फ। एंडोलिम्फ LIMPH, और दूसरा होता है एंड पेरिलिम्फ PERILYMPH, पेरिलिम्फ। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एयर। आगे हम लोग देख लेते हैं ये किस तरह वर्किंग करता है, और एक छोटे से वीडियो के बाद। The sense of hearing is accomplished by a process known as auditory transduction. The ear converts sound waves in the air into electrical impulses, which can be interpreted by the brain. As sound enters the ear, it passes through the external auditory canal, where it meets the tympanic membrane. The tympanic membrane then vibrates in response to the sound.
Sounds of a lower pitch or frequency produce a slower rate of vibration, and sounds of lower volume or amplitude produce a less dramatic vibration. Higher frequency sounds produce faster vibrations. The tympanic membrane is cone-shaped and articulates with a chain of 3 bones called the auditory ossicles. They consist of the malleus, the incus, and the stapes. The movements of the tympanic membrane vibrate the ossicles, passing on the information of frequency and amplitude. The 3 bones pivot together on an axis shown here in red. The pivotal axis is due to a series of ligaments which hold the bones in place within the middle ear cavity. The anterior malleal ligament and the posterior incutal ligament are of particular importance for the pivotal axis. 2 structures which normally obscure this view of the middle ear have been removed. They are the chordae tympani nerve and the tendon of the tensor tympani muscle. Through the ossicles, the vibrations of the tympanic membrane are transferred to the footplate of the stapes. The stapes moves with a piston-like action, which sends vibrations into a structure called the bony labyrinth. The labyrinth is filled with a fluid called perilymph. If it were a completely closed and inflexible system, the movement of the stapes would be unable to displace the perilymph, and therefore unable to send vibrations into the bony structure. Due to the flexibility of a membrane called the round window, the stapes movement can displace the perilymph, allowing vibrations to enter the labyrinth. The corridor leading to the round window is found within the spiral portion of the bony labyrinth known as the cochlea. Vibrations produced by the stapes are drawn into the spiral system and return to meet the round window. The portion of the spiral passage in which vibrations ascend to the apex of the cochlea is called the scala vestibuli. The descending portion of the passage is called the scala tympani. A third structure, called the cochlear duct, is situated between the scala vestibuli and the scala tympani. The cochlear duct is filled with a fluid called endolymph, and when viewed in cross-section, the membranes separating the 2 fluid-filled systems are visible. They are Reissner's membrane and the basilar membrane. The membranes are flexible and move in response to the vibrations traveling up the scala vestibuli. The movements of the membranes then send vibrations back down to the scala tympani. A specialized structure called the organ of Corti is situated on the basilar membrane. As the basilar membrane vibrates, the organ of Corti is stimulated, which sends nerve impulses to the brain via the cochlear nerve. The actual nerve impulses are generated by specialized cells within the organ of Corti called hair cells. The hair cells are closely covered by a structure called the tectorial membrane. As the basilar membrane vibrates, the tiny clusters of hairs are bent against the tectorial membrane, triggering the hair cells to fire. The entire basilar membrane does not vibrate simultaneously. Instead, specific areas along the basilar membrane move variably in response to different frequencies of sound. Lower frequencies vibrate the basilar membrane closer to the apex of the cochlea, whereas higher frequencies produce vibrations closer to the base. This arrangement is known as tonotopic organization. साउंड प्रोसीड करता है हमारे ह्यूमन ईयर में और फाइनली वो जो है
इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को और साउंड रिकॉग्नाइज हो जाता है कि वो साउंड कहना क्या चाहता है। तो साउंड सबसे पहले इंटर होता है पिन्ना से, और पिन्ना से इंटर होने के बाद क्या होता है, एयर कैनाल जो 2 से 3 सेंटीमीटर लेंथी होता है उससे जाता है एयर ड्रम में, और वो एयर ड्रम में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के बाद वो वाइब्रेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है हमारी पहली छोटी सी हड्डी जिसको हैमर कहते हैं। हैमर वो ट्रांसफ़र करता है वाइब्रेशन को एनविल में, फिर एनविल क्या करता है, वो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करता है स्टेरअप में, और फिर फर्दर स्टेरअप क्या करता है, ओवल विंडो में क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और ओवल विंडो हम लोग जानते हैं कि जैसे ढोल या तबला का ड्रम के जैसा होता है, लेदर के जैसा होता है, जो क्या करता है, जो ये जो लिक्विड प्रेजेंट होता है कॉक्लिया में, एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ, इसको वाइब्रेट करते हैं। और फर्दर हम लोगों ने देखा किस तरह ये वाइब्रेट होके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करता है यहाँ पे, और वो सिग्नल्स क्या करता है, ये ऑडिटरी नर्व्स जो है ब्रेन में भेज देता है, और इस तरह रिकॉग्नाइज हो जाता है हमारा साउंड ब्रेन में कि क्या कहना चाहता है, मैसेज हमारे पास क्या आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिएटिव क्लासेस दैट इज़ KNE। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको फर्दर वीडियोस चाहिए इसी चैप्टर के या अलग चैप्टर्स के तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।